वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रस्ट। ये वीडियो है हमारा आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन सेट देखेंगे। आज हम सेट देखेंगे 12 नंबर और हमारे यूट्यूब चैनल के अनुसार ये सेट हो जाएगा 8 नंबर, क्योंकि हमने एक सेट को 1 2 करके नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग टू हम अपने सेट किए हुए थे। उसी तरह से ये जो हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग टू यूट्यूब चैनल के अनुसार 8 नंबर सेट हो जाएगा। अब इसी तरह से देखते हैं। सॉरी, अकॉर्डिंग टू यूट्यूब चैनल मेरा 9 नंबर सेट हो जाएगा। मैंने 8 नंबर तक सेट करा चुका है। मेरा जो है 9वां सेट हो जाएगा। आप इस सेट को देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं है और आपको ये सब जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको मिलेगा ही। और किस तरह से इसे समझना है, इस क्वेश्चन को हमने पूरा बारीकी से समझाने की कोशिश किया। इवन हमने न्यूमेरिकल पर भी ज़्यादा फोकस किया है और ज़्यादातर क्वेश्चन को हमने न्यूमेरिकल से ही करने की कोशिश किया है। सो आप इसको इस चैनल को देखें और बेनिफिट उठाएं। अब देखते हैं हम इसमें करेंगे कितना 50 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन करेंगे जो कि साइंस और 40 नंबर इसमें साइंस होता है और 10 नंबर हमारा जो होगा 10 नंबर हमारा हो जाएगा जो जनरल हो जाएगा। इसी तरह से हम 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, मिलान करें। प्रोलिन, ऑक्सीटोसिन, एस्टोन, पेनिसिलिन। प्रोलिन जो है किससे प्राप्त होता है, तो प्रोलिन प्राप्त होता है चक्रीय अमीनो अम्ल से। ऑक्सीटोसिन क्या है, पेप्टाइड हार्मोन, बीटा लैक्टस, कृत्रिम मधुरक। तो ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन कौन हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4 नंबर, पेप्टाइड हार्मोन हो जाएगा। और पेनिसिलिन क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन जो होता है एक प्रकार का कवक है। पेनिसिलिन एक प्रकार का कवक है, वो क्या हो जाएगा, बीटा लैक्टस हो जाएगा। पेनिसिलिन हो जाएगा कौन, बीटा लैक्टस, जो कि पेड़ पौधे से प्राप्त हो जाएगा। और एस्टोरिन कौन हो जाएगा, कृत्रिम मधुरक हो जाएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो ऑप्शन नंबर 7, स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तन ध्वनि के बीच का समय कितना होना चाहिए। तो मूल ध्वनि और परावर्तक ध्वनि के बीच का समय कितना होता है, 0.1 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। और वही अगर पूछेगा कि प्रति ध्वनि के लिए डिस्टेंस कितना होता है, तो हो जाएगा इसका 17 मीटर इसका डिस्टेंस हो जाता है। अब देखते हैं, यदि 90 डिग्री सेल्सियस तापमान को आधे लीटर गर्म पानी को 90 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले आधे लीटर गर्म पानी को 10 डिग्री सेल्सियस वाले 3.5 लीटर ठंडे पानी को एक साथ मिलाया जाता है, तो कोई ऊष्मा हानि होने पर अंतिम संतुलित तापमान ज्ञात करें। तो इसका फार्मूला एक होता है, देखते हैं कि फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला देखते हैं कि टोटल टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q L1 थीटा L1 प्लस थीटा L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे 90 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो 90 डिग्री इंटू कितना बोला, आधा लीटर पानी में, तो 0.5 प्लस। अब देखते हैं कितना, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस कितना बोले 3.5 लीटर पानी, तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, सॉरी ये गड़बड़ा गया। देख ले इसको हम लिखते हैं, पहले छोटा में लिखेंगे, स्क्रीन पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, दिक्कत होता है कि थीटा L1 प्लस थीटा L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। इसका अगर यही है, ओ देखते हैं इसको वंस अगेन हम देखते हैं। थीटा इक्वल टू थीटा L1 प्लस थीटा L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2, इसका फार्मूला हो गया। अब इसका L1 प्लस L2 फार्मूला है, क्या दिया हुआ है, तो 90 डिग्री सेल्सियस है और कितना 0.5 लीटर गर्म पानी है, प्लस कितना है 10 डिग्री, तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, प्लस 3.5 डिवाइडेड बाई L1 कितना है, डिवाइडेड बाई L1 कितना है, L1 हो जाएगा आपको 0.5 प्लस 3.5। तो इसको पूरा कैलकुलेट करने पे आपको आंसर कितना मिल जाएगा, पूरा कैलकुलेट करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा। आप इसको तो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप इसको 20 डिग्री टेम्परेचर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आवेश Q है को 8 वोल्ट विभवांतर द्वारा दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित किया गया
कार्य 36 जूल है तो क्यू का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो कार्य इक्वल टू एक कार्य इक्वल टू फार्मूला होता है, वर्क इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, आवेश इंटू वोल्टेज। वर्क इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, आवेश इंटू वोल्टेज। तो आवेश वर्क कितना दिया है 36 जूल दिया हुआ है, और क्यू हमको निकालना है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है डी, तो 36/8 अगर हम 36/8 करेंगे, 36/8 करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 44.5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एल लंबाई, ये भी क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू ये भी न्यूमेरिकल से ही है। एल लंबाई त्रिज्या वाले आर प्रतिरोध किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R1 है, उसी सामग्री से बने किसी आधी लंबाई वाले आधी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, आधी लंबाई और आधी त्रिज्या वाले देखते हैं पूरा डिटेल में कहते हैं। आर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए इसका फार्मूला हो जाएगा। और क्या बोल रहे हैं, रो इंटू एल बाई ए इसका फार्मूला बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध आर है, आर प्रतिरोध है, और उसी सामग्री से बने उसकी आधी लंबाई तो एल बाई 2 हो जाएगा आधी लंबाई, और आधी त्रिज्या वाले थे, त्रिज्या वाले अगर बोलता है तो आर बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, आर बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखते हैं एक 2 से एक 2 कट जाएगा, और जैसे ही 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2R इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2R इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर कौन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल से ही 41 क्वेश्चन। 40 केजी वजन वाली कोई लड़की किसी रस्सी को 16 सेकंड में 6 मीटर ऊंचाई तक जाती है, तो लड़की द्वारा किया गया कार्य P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर होता है P बराबर W/T हो जाता है। W वर्क हो गया, वर्क बाई T टाइम हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। 40 केजी तो P बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर जा रहा है तो mgh पोटेंशियल एनर्जी लग जाएगा। m का मान कितना है 40 केजी, g के मान 10 दिया गया है गिवन है क्वेश्चन में, और कितना ऊंचाई चल सकता है 6 मीटर ऊंचाई तक जाता है, और टाइम कितना दिया 16 सेकेंड दिया गया है। इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 8 5 40, 5 15 150 वाट इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 150 वाट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है। CH3CH2OH अल्कोहल है, तो क्या बन जाएगा एल्काइल KMnO3 हीट निकलेगा, एडियाबेटिक K2Cr2O में हीट निकलेगा, इसमें बनेगा क्या CH3COOH इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 12 का बी हो जाएगा, 12 का बी। अब देखते हैं निम्न में से किस समूह में शामिल सभी हाइड्रोकार्बन समान सजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन से इसमें जो है समान सजातीय श्रेणी से नहीं है। C2H4, C दोगुना हो जा रहा है, C दोगुना है तो 4 दोगुना हो जा रहा है, समान श्रेणी हो जाएगा, ये भी समान श्रेणी हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं C2H2, C3H4, C4H6, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए CH4, C2H6, C3H6, तो ये वाले जो है ऑड हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार से सांस्कृतिक एम्बेसडर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया। तो सांस्कृतिक एम्बेसडर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है। मैथिली ठाकुर, जया किशोरी, नमन देशमुख, कार्तिका गोस्वामी थे, किनको दिया गया है, तो मैथिली ठाकुर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड सोइल डे कब मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स डे। 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कितना 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी अम्ल की क्रिया
जब किसी अम्ल की क्रिया क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? जब किसी अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वैसे अभिक्रिया में जो है लवण और जल प्राप्त होते हैं। उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? तो उस अभिक्रिया को बोला जाता है उदासीन अभिक्रिया बोला जाता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इंग्लिश में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्योंकि हम प्रबल और दुर्बल बोलेंगे तो आप उसमें समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा इंग्लिश में हम देखते हैं। जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों अभिक्रिया करके बनाएगा तो क्या बनाएगा? उदासीनिक अभिक्रिया हो जाएगा, लवण और जल प्राप्त होता है, लेकिन रिएक्शन कौन हो जाएगा? न्यूट्रल रिएक्शन हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं हम। जब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस हो जाएगा तो कौन सा भी अभिक्रिया हो जाएगा? तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा। अब देखते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से अभिक्रिया हो जाता है क्या बोला? स्ट्रॉन्ग एसिड बनाया जाता है। और जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से अभिक्रिया कराया जाता है, क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस प्राप्त होता है। अभिक्रिया में क्या प्राप्त होगा? तो बेस प्राप्त होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है तो क्या हो जाता है? उदासीन अभिक्रिया हो जाता है, न्यूट्रल अभिक्रिया हो जाता है। और जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ होता है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है उस रिएक्शन को। पूरा डिटेल में हमने देख चुका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन का बृहत्तम कोष का नाम और तथा उसको उपस्थिति कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। इसे हम देखेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। ऑक्सीजन O2 का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 8 होता है। तो 8 होता है तो इसका देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर 2 और बचा कितना? 6। 2 और 6, दो जो होता है पहली कक्षा में 2 भरेगा। सेकेंड कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन हमारे पास 6 ही इलेक्ट्रॉन बचा है। तो क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन तक सेकेंड कक्षा में हम 8 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमें थर्ड कक्षा का उपयोग किया जाएगा, तो इसमें वो नहीं होगा। तो हो जाएगा तो 2 और 6 हो जाता है। 2 KLM होता है तो KLMN होता है। तो कौन हो जाता है? फर्स्ट वाले को बोला जाता है K, सेकेंड वाले को L, थर्ड वाले को M और फोर्थ वाले को M बोला जाता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो सेकेंड वाले L6 हो जाएगा हमारा। इसमें L6 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में L6 है, L6 हो जाएगा। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। मेडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उसके किन गुणों के बीच के संबंध का परीक्षण किया गया है? केवल रासायनिक गुण गलत, भौतिक गुण गलत, रंग के आधार पर तो और बिल्कुल गलत है। रासायनिक और भौतिक गुण दोनों के आधार पर मेडलीफ की आवर्त सारणी को रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबे वृक्ष की प्रजाति है? सबसे लंबे वृक्ष की प्रजाति कौन सा होता है? यूकेलिप्टस नहीं होता है, देवदार भी नहीं होता, ओक भी नहीं होता, तो इसका रेडवुड इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 30। पैक्सिनिसिया ग्रामिनिस कवक बीमारी जो है कौन से रोग होता है? पैक्सिनिसिया कवक से कौन से रोग हो जाता है? पैक्सिनिसिया कवक से गन्ने में लाल सड़ल इससे नहीं होता, आलू में लेट ब्राइट, मनुष्य के दांत ये नहीं हो जाएगा। तो गेहूं में ब्लस्ट रस्ट जो होता है पैक्सिनिसिया ग्रामिनी के वजह से होता है। ग्रामिनी लग गया तो जहाँ पे अनाज जाएगा तो अनाज क्या हो जाएगा? गेहूं में एक अनाज है तो इसी में ग्रामिनी में लगेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। जिन पौधे में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें निम्न में से किसके तौर पर रखा जाता है? तो संवहन तंत्र नहीं होता है जिनमें हम किसके तौर पे हम रखते हैं? टेरिडोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, गैमेटोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का हम पादप वर्ग का उभयचर भी कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा को हम पादप वर्ग का क्या बोलते हैं? उभयचर कहते हैं। और जो मैक्सिमम जो होता है ब्रायोफाइटा पानी में ही होता है। और पादप वर्ग का उभयचर हम किसे बोलते हैं? तो ब्रायोफाइटा का पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन,
इंसुलिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो वृषणों से कौन सा हार्मोन प्राप्त होता है? वृषणों से मनुष्य में नहीं, मेल में जो होता है कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। कहाँ से स्रावित होता है? तो वृषणों से स्रावित होता है कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में हम पूरा डिटेल से देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है मेल हार्मोन हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है मेल हार्मोन है, और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है फीमेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है मेल हार्मोन हो जाता है, और पुरुष रोचित हार्मोन हो जाता है कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अंडाशय में जो अंडाशय एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो वोमेन में होता है, तो अंडाशय वोमेन में होता है। अंडाशय से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सेशन हार्मोन निकलते। तो अंडाशय से कितने हार्मोन निकले? तो 3 हार्मोन निकले। तो वे कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और रिलैक्सेशन हार्मोन, 3 हार्मोन निकलते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन यह जो अंडवाहिनी के परिशुद्ध को पूर्ण करता है, अंडवाहिनी के जो है परिशुद्ध को मार्ग को जो है शुद्ध करता है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है यह एस्ट्रोजन से सहायक कर स्तन वृद्धि में मदद करता है। जो वोमेन है स्तन वृद्धि में मदद करता है। कौन सा हार्मोन जो स्तन वृद्धि में मदद करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। अंडवाहिनियों के मदद से यह जो है एस्ट्रोजन के सहयोग पर स्तन वृद्धि करता है कि कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और रिलैक्सेशन हार्मोन जो है गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है। कौन सा? गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है। गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा कौन करता है? तो रिलैक्सेशन हार्मोन गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव वृषण में अंतरनाली कोशिकाओं को लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव जो होता है ग्रेफियन पुटिका के थिक्का इंटरला द्वारा किया जाता है। तो ग्रेफियन पुटिका दिखेगा किसके लिए? एस्ट्रोजन के लिए। और रिलैक्सेशन हार्मोन के लिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लिए कॉपर्स लुटियस द्वारा किया जाता है। रिलैक्सेशन हार्मोन जो है कॉपर्स लुटियस के द्वारा किया जाता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ग्रेफियस पुटिका के द्वारा किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वृषण के अंतराली कोशिकाओं या लेडिंग कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। एकल कोशिका वाले निषेचन अंडे को क्या कहा जाता है? तो एकल कोशिका वाले जो निषेचन अंडे होते हैं, एकल कोशिका वाले जितने निषेचन अंडे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? युग्मनज बोला जाता है। एकल कोशिका वाले निषेचन अंडे को युग्मनज बोला जाता है। देखते हैं समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को युग्मनज कहा जाता है। बीजाणु के समसूत्री के द्वारा नर व मादा युग्मनज की उत्पत्ति होती है। प्रक्रिया में युग्मन का जन्म होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है द्विलिंगीय कोशिकाओं में होता है। जाइगोट के सूत्री विभाजन प्रकार का कोशिकाओं के विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? जाइगोट में सूत्री विभाजन प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन पहले मातृ कोशिकाओं को केंद्रीय सीधे 2 भागों में बांट देती है। अर्धसूत्री विभाजन सदैव द्विलिंगीय कोशिकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा? क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स बिलिंग्स्कस, मैकुलर लूनर, कोलब्रुक। तो किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स बिलिंग्स्कन के द्वारा जो होते हैं भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 लखनऊ में 1857 के क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से कौन थे? तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, वीर सावरकर। तो वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे? वीर कुंवर सिंह आरा भोजपुर बिहार से थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से थे। तात्या टोपे जो थे कानपुर से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 उस वर्णक का नाम क्या होता है जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा हो जाता है? तो पौधे का हरा रंग हमने बहुत बार पढ़ चुका है। पौधे का हरा रंग क्लोरोफिल में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधे का हरा रंग होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है
निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि इसमें कौन सी नहीं है? बल आघूर्ण सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र प्रतिरोध सदिश राशि, प्रतिबल भी सदिश राशि है। तो इसमें आवेश जो होता है आवेश अदिश राशि के अंतर्गत आता है। कोई वस्तु 48 नंबर, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करता है तो इसके वेग क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सूत्र के फॉर्मूला के अनुसार चलते हैं। तो न्यूटन के द्वारा दिया गया फार्मूला जो होता है गति का फर्स्ट फार्मूला v बराबर u प्लस at जो होता है क्या बोलते हैं? नियत त्वरण के साथ विराम अवस्था थे, विराम में जो होता है u का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? t v और त्वरण क्या बोल रहे हैं? त्वरण जो बोल रहे हैं नियत बोल रहा है, तो v क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा t। तो क्या बोलते हैं? विपरीत वर्ग के रूप में से विलय समानुपाती होता है, गलत। सीधे वर्ग नहीं होगा, सीधे समय के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब गति के कितने फार्मूला होते हैं? गति के फार्मूला होते हैं v बराबर u प्लस at जो इस समय को वेग और समय को स्थिति दिखाते हैं। s बराबर होता है ut प्लस s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये क्या होता है? ये दिखाता है आपको स्थिति और समय को दिखाता है। सेकंड जो होता है स्थिति और समय को दर्शाता है। स्थिति देखिए जैसे कि डिस्टेंस हो गया और टाइम हो गया, स्थिति और समय के दर्शाते हैं। और थर्ड फॉर्म होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो 2s क्या होता है? स्थिति और वेग और स्थिति को दर्शाता है। वेग और स्थिति को दर्शाता है कौन सा? थर्ड फार्मूला। तो ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि v बराबर u प्लस at जो गति के समीकरण का फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है किसको दर्शाता है? तो गति का फर्स्ट समीकरण दिखाता है कि इसको v बराबर u प्लस at, वेग u 0 हो जाता है। तो वेग जो होता है स्थिति को दर्शाता है। तो किसको? वेग जो होता है किसको? वेग जो होता है समय को दर्शाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 49 नंबर। या किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत होता है तो उसका औसत वेग क्या हो जाता है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर अगर नियत होता है तो उसका औसत वेग इक्वल टू क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई v2 जो होता है क्या हो जाता है? ये हो जाता है औसत वेग। अब देखिए कि ये कहाँ पे है? प्रारंभिक तथा आंतरिक वेग का आधा। ऑप्शन नंबर ए जो होता है ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हो जाएगा 50 नंबर। एक बीकर में 4 डिग्री पूर्णतः जल से भरा होता है, जल के ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गर्म किया जाता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है? जल जो है ऊपर से भी बने 4 डिग्री सेल्सियस पर जब जल जो होता है स्थिर अवस्था में होता है, इसका आयतन जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे स्थित होता है। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा टेम्परेचर, तो 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो जल ऊपर से बहने लगेगा, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा तो वो भी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। धातु क्रम का एक निष्कर्षण होता है। मेट्रोलॉजी किसको बोलते हैं? अधातुओं से अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हमको मेट्रोलॉजी कहलाता है। इस क्वेश्चन देखिए कहाँ पे है? अयस्कों का सांद्रण नहीं हो जाएगा। अयस्कों के भर्जन के बाद पे बातें भट्टी ये भी नहीं हो जाएगा। अयस्कों से धातु का निष्कासन क्या हो जाता है? तो धातु क्रम मेट्रोलॉजी कहला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। 40 परमाणु भार वाले किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। इस तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो होता है उपयुक्त नहीं हो? तो 40 भार द्रव्यमान वाले कैल्शियम 40 भार द्रव्यमान वाले जो इलेक्ट्रॉन है या क्या परमाणु है कौन हो जाएंगे? कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 40 होता है। द्रव्यमान कितना? 20 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 40 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बोला है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कैल्शियम का 288 के 8 8 16 2 18 और 2 20 इसका यही होता है। तो आवर्त सारणी के समूह से संबंधित है, सही है। इसमें 20 न्यूट्रॉन होते हैं तो ये भी सही है, 20 न्यूट्रॉन हो जाएगा क्योंकि 40 भार हो जाएगा और 40 हो जाएगा प्रोटॉन। तो इसमें क्या घटा कितना है? 20 न्यूट्रॉन हो जाएगा, सही है। यह आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में से संबंधित है, तीसरे आवर्त से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो सी होता है इसका आंसर नहीं हो जाएगा। कौन सा? इसमें ऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है, जो यही नहीं होता है। इसका ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CA होता है। अब देखते हैं कौन सा 53 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? रेडियम के 6 रेडॉन जो होता है
रेडॉन रेडियम के क्षय से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। हीलियम अक्रिय गैस है, एकदम सीलियम, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन जो है ये सब अक्रिय गैस है। जेनॉन सभी अक्रिय गैसों में सबसे अधिक क्रियाशील है, एकदम ऑब्वियसली सही बात है। वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस हीलियम है, बिल्कुल गलत है। वातावरण में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस कौन सा है, तो आर्गन जो हो जाएगा, जो दुर्लभ ऑप्शन हो जाएगा किसका, डी। आर्गन जो होता है दुर्लभ होता है, इसका 53 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुस्तकालय बोला जाता है कलकत्ता, नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ में है? तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है कलकत्ता में स्थित है। इसकी स्थापना 1948 में किया गया था। अब देखते हैं स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे, जो प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, और अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन 66। वेसोप्रीन किससे संबंधित है? वेसोप्रीन जो होता है, वेसोप्रीन मूत्र के सांद्रता से, पाचन से, हृदय की गति से, श्वसन से। तो वेसोप्रीन संबंधित किससे? मूत्र के सांद्रता से वेसोप्रीन संबंधित है। अब देखते हैं 67 क्वेश्चन। आरएनए की संरचना क्या होती है? आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसकी संरचना क्या होती है? डीएनए एवं प्रोटीन्स, आरएनए एवं प्रोटीन्स, आरएनए एवं अमीनो अम्ल, आरएनए एवं डीएनए। तो इसका आंसर हो जाएगा आरएनए एवं प्रोटीन्स जो होता है राइबोसोम की संरचना होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है। लैनोनिन मोम जो होती है कहाँ से प्राप्त होती है? जानवरों के उदर ग्रंथि से, बिल्कुल गलत। पेट्रोलियम से, बिल्कुल गलत। पामिटिक एसिड ये भी नहीं हो जाएगा। जानवरों की त्वचा से होता है लेनोमिनियल एसिड मिलता है, मोम मिलता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 न्यूमेरिकल है और इसको बनाया जाएगा। 100 ओम के एक प्रतिरोध को 15 मिनट तक 5 एम्पीयर की धारा से प्रभावित किया जाता है। उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कह रहे हैं, तो हमने पिछले कक्षाओं में बताया था H=I² अगर आप देखे होंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल हमने बता रहे हैं और न्यूमेरिकल आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा। अब देखते हैं H इक्वल टू ऊष्मा इक्वल टू क्या होता है? उत्पन्न ऊष्मा इक्वल टू होता है फार्मूला H=I²RT। I का वैल्यू कितना दिया है? 5 एम्पियर दिया गया, 25 हो जाएगा। 5 × 25। R का मान कितना दिया? 100 दिया हुआ है। T का मान कितना दिया गया है? R का मान 100 दिया है। T का मान कितना दिया? 15 मिनट दिया गया है, जो कि हम इसको क्या लेंगे? सेकेंड में लेंगे। तो 15 मिनट को सेकेंड में बनाने के लिए हमको 60 से गुना करना पड़ेगा। अब हो गया क्या? अब हो गया, तब इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90 और 25 नमा कितना हो जाएगा? 225। 225 हो जाएगा। अब कितना जीरो आ जाएगा? 1 2 3 1 2 और 2 4 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम 2 जो पॉइंट इधर घटकाएंगे तो इधर 2 चढ़ा देंगे, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा? 2.25 × 10⁻6 जूल इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? 70 नंबर क्वेश्चन। कुंडली और छड़ के बीच सापेक्ष गति के परिमाण स्वरूप विद्युत धारा प्रेरित होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है धारावाही चालक पर बल आरोपित करता है। कांच की छड़ से उत्पन्न विद्युत धारा होता है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होती है। कुंडली और क्या बोल रहा है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। कुंडली और छड़ चुम्बक के बीच सापेक्ष गति के परिमाणिक विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं 71 क्वेश्चन। कार्बन यौगिक का गलनांक आयनिक गलनांकों की तुलना में कम क्यों होता है? आयनिक बंधनों की उपस्थिति के कारण, अणुओं के बीच क्षणिक आकर्षण बल के कारण, सहसंयोजक बंधन की उपस्थिति के कारण,
और अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण के कारण जो होता है यौगिक की तुलना में क्या होता है, गलनांक अधिक होता है। अब देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है। तो विस्थापन अभिक्रिया कौन है, FeCO2 ऑप्शन नंबर 1 सही है, PbCuSO4 PbCl2 Cu ये भी ऑप्शन नंबर बी सही है, ZnBC है। CuPb इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये दोनों का जो है Pb और Cu इसलिए सही नहीं क्योंकि जो है अभिक्रियाशील अकॉर्डिंग टू अभिक्रियाशील जो है Cu का ज़्यादा है और Pb का कम है, जिसके कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 72 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 33 को ऑप्शन नंबर 33 देखेंगे। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, यह एक नवीकरणीय है। तो पेट्रोलियम नवीकरणीय संसाधन नहीं है, इसी काट दीजिए। यह एक गैर नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है क्योंकि इसे बनाया नहीं जा सकता है। पेट्रोलियम को क्या कहा जा सकता है, यह एक नवीकरणीय संसाधन है, ये भी गलत है। एक गैर नवीकरणीय संसाधन क्योंकि शर्तों के साथ इसका उत्पादन अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसे तो ऑप्शन नंबर बी भी सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी भी सही होता है। हम इसको क्लैरिफाई करते हैं किस तरह से, बताइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होता है एक नवीकरणीय संसाधन है, तो ये बिल्कुल गलत है कि पेट्रोलियम एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि जो कि यूज करने के बाद भी वो घटने वाला नहीं है, बढ़ते जाता है, तो ये नवीकरणीय हो गया। एक हो गया गैर नवीकरणीय, जो कि एक बार यूज करने के बाद विगत वर्षों में समाप्त होने की स्थिति में हो, तो ये तो सही है, गैर नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इसे बनाया नहीं जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेट्रोलियम को हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक से ही हमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो सकता है। एक नवीकरणीय संसाधन क्योंकि ये मृत पौधे से प्राप्त होते हैं, तो ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है, बिल्कुल गलत है। मृत पौधे से तो प्राप्त होते हैं लेकिन एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, एक गैर नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि शर्तों के साथ इसका उत्पादन अस्तित्व में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है क्योंकि शर्तों के अनुसार इसका उत्पादन अब अस्तित्व में नहीं क्यों है, बहुत सारा है, अभी भी है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा, 79 नंबर क्वेश्चन। पेमेंट बैंकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो पेमेंट बैंक जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक दूसरा हो जाता है, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक होगा। उसके कथन के बारे में कौन सा कथन सही है। ये डेबिट कार्ड जारी करता है, बिल्कुल सही, डेबिट कार्ड जारी करता है। ये ऋण प्रदान नहीं करता है, सही, ऋण प्रदान पेमेंट बैंक जो है ऋण प्रदान आपको नहीं करते हैं। ये मांग आधारित जमा स्वीकार करता है, तो बिना मांग आधारित जमा स्वीकार के इसको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। और क्या बोलता है, ये क्रेडिट कार्ड जारी करता है, तो सॉरी पेमेंट बैंक जो है क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, 80 नंबर क्वेश्चन। भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। कौन सा, नंदा देवी, मनार की खाड़ी, सुंदरबन। तो इसका ऑप्शन हो जाए कौन सा, मानस जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर। निम्न में से किन तत्वों का समान गुण एका एल्युमिनियम, एका बोरोन, एका सिलिकॉन, एका बोरोन और एका एल्युमिनियम जैसा होता है। तो एका सिलिकॉन किसका होता है, एका सिलिकॉन जर्मेनियम का होता है, एका बोरोन जो है स्कैंडियम का होता है और एका एल्युमिनियम जो है गैलियम का होता है। अब देखिए कि इसमें जर्मेनियम, स्कैंडियम और गैलियम जो कि एक क्रोनोलॉजिकल कंजुगेटिव में कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं कौन सा, 87 नंबर। पादप में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनियमन द्वारा होता है। पादप में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनियमन किसके द्वारा होता है, परासरण के द्वारा, बिल्कुल गलत। किण्वन के द्वारा, बिल्कुल गलत। परासरण के द्वारा नहीं, किण्वन के द्वारा कैसे, किण्वन तो फर्टिलाइज क्या बोलते हैं, कम करेगा। जीवद्रव कुचन भी नहीं होता है, विसरण के द्वारा जो होता है, विसरण के द्वारा ही पादप में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का विनियमन जो होता है। पादप में, पेड़ पौधे में विसरण के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनियमन होता है। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में सत्य है। अष्टक नियम के बारे में सत्य है, अष्टक नियम के बारे में सत्य है, हाँ यही क्वेश्चन है। न्यूलैंड लॉ
ऑक्टेबल केवल भारी तत्वों के साथ अच्छी तरह से काम कम किया, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर। न्यूलैंड ऑक्टेमस फ्लोरीन गैस सोडियम के अणु के साथ समान रूप से सही, गलत है। इंग्लिश साइंटिस्ट, गलत है। न्यूलैंड औष्टक नियम केवल हल्के तत्वों के साथ अच्छी तरह से काम किया था, तो केवल हल्के तत्वों के साथ अच्छी तरह से काम किया था। और न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार केवल हल्के तत्वों पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। जॉन न्यूलैंड ने उस समय ज्ञात तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार जो किया था। न्यूलैंड के टाइम समान तत्वों के ज्ञात कितनी थी, 56 थी। या न्यूलैंड ने बताया कि प्रत्येक 8वां तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान होता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम इसीलिए बोला गया था कि प्रत्येक 8वां तत्व का गुणधर्म, न्यूलैंड के अनुसार प्रत्येक 8वां तत्व का गुणधर्म जो होता है पहले तत्व के समान होता है। न्यूलैंड वर्गीकरण को न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड का अष्टक केवल जो कैल्शियम तक लागू था, 56 तत्व जो थे प्राप्त थे न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 89। छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुलिनीमा आकृति को क्या बोला जाता है? तो अंगुलिनीमा आकृति जो हमने बहुत ही बचपने में पढ़े थे, अंगुलिनीमा आकृति छोटे आंत में किसे बोला जाता है? तो अंकुर मतलब किसको हो गया? भिलाई को बोला जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्न 90 नंबर। फर्न पौधे में बीजाणु कहाँ पर स्थित होते हैं? बीजाणुधानी नामक विशेष शाखाएं होता है। पुष्प के केंद्रित में होता है। पुरानी पत्तियों के नोक पर होता है। पत्तियों की निचली सतह पर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? कि पत्तियों की निचली सतह पे फर्न पौधे के पत्तियों की निचली सतह पे बीजाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 क्वेश्चन। निम्न में से किस प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान केवल एक बार हृदय से गुजरता है? तो एक बार हृदय से किस में गुजरता है? एक हरी संरचना होती है किसमें? मत्स्य में। स्तनधारी में दुहरी संरचना होती है। और मत्स्य के हृदय में केवल 2 चेंबर होते हैं। मत्स्य के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? मछली के हृदय में 2 चेंबर होते हैं। मत्स्य जो होता है मछली के हृदय में 2 चेंबर होता है। पक्षी तथा सरीसृप में कितना होता है? 4 चेंबर हो जाता है। पक्षी और स्तनधारी में 4 चेंबर होता है। मछली में 2 हो जाएगा। उभयचर में 1 हो जाता है। मछली के अंदर चेंबर 2 हो जाता है, जिसके कारण एक हरी संरचना होती है। पक्षी और स्तनधारियों में कितना चेंबर होता है? 4 चेंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन को इस स्क्रीन पे बनाना संभव नहीं है, हम इसका आंसर बता देते कितना हो जाएगा, 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 93 क्वेश्चन, इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? लार भोजन से पहले लार भोजन से बात करें, इसका जो होता है इसका भोजन ये दोनों का हो जाता है 6.5 से 6.7 हो जाता है। कॉफ़ी का हो जाता है 6.4 और टमाटर का रस का कितना होता है? कॉफ़ी का हो जाता है कितना? कॉफ़ी का हो जाता है 4.1। कॉफ़ी का कितना होता है? 4.6 हो जाता है कॉफ़ी का हो जाता है। इसका हो जाता है 6.5 से 6.7 हो जाता है। और कॉफ़ी का हो जाता है 4.6 हो जाता है कॉफ़ी का। और कॉफ़ी के बाद देखते हैं टमाटर के रस का कितना है? 4.1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा मेरा कौन सा? 99 क्वेश्चन। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 26 जनवरी के, तो 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी के मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा का क्या होता है? स्थापना दिवस है। 25 जनवरी को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 26 जनवरी की एक और जो है मनाया जाता है 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है। कब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
फॉरबिडन सिटी किसे बोला जाता है? तो फॉरबिडन सिटी किसे बोलते हैं? वियतनाम को, ग्रीस को, म्यांमार को, चीन को। तो फॉरबिडन सिटी किसको बोला जाता है? चीन को। फॉरबिडन जो कि सबसे ज़्यादा तेज़ तरार है, किसको बोला जाता है? चाइना को फॉरबिडन सिटी बोला जाता है। इसी तरह से हमारा ये आरआरबी टेक्नीशियन का आज 9 नंबर सेट समाप्त होता है। और हमारे सेट से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमने नोमेरिकल बेसिस से नोमेरिकल जो है हमने पूरा अच्छा से करके समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस स्क्रीन पर पॉसिबल नहीं हो पाता है नोमेरिकल को पूरा अच्छा तरीक़ा से समझाना, क्योंकि जगह नहीं बन पाता है। अब अगर हम जितना कोशिश करते हैं उसके अनुसार कैलकुलेशन को हम शॉर्ट करके करना चाहते हैं, ताकि एक स्क्रीन पे पूरा एडजस्ट हो जाए। सो आप कोऑपरेट करें, और आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और फर्दर क्लास के लिए भी आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह से क्लास चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह से हमारा सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, थैंक यू।